बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाणी, आरएसएस, इन सब के पार्ट बन गए। वो सब लोग भीम आर्मी के आंदोलन की वजह से वापस आए। और किया क्या है आपने देश की आज़ादी के बाद हमें, उनका काम है अपने से कमजोर को मार के खाना, और मेरा काम है अपने से कमजोर की आवाज उठाना। गुड। उन्हीं ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत वो कहा था कि हम ये करने वाले थे। अंत ओम प्रकाश राजभर आज कहाँ है? हमारे यहाँ जुडिशरी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ जज के सामने पेशकार रिश्वत लेता है। जानबूझ के निर्दोष होते हुए मुझे 16 महीने जेल में रखा, और जो यातनाएं सरकार दे सकती थी, भूखा रखना, दवाई ना देना, सूखी रोटी देना, अपमानित करना, जो कुछ भी वो कर सकती। नमस्कार, मेरा नाम है आसुमन कैफ। आप लोग देख रहे हैं द भोकाल, और हमारे इस चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आज आप लोग जानते हैं कि हम ऐसे संघर्षशील लोगों से आपकी लगातार मुलाकात कराते रहे हैं और रहेंगे जिन्होंने अपने दम पर अपनी आइडेंटिटी कायम की है। आज जिस शख्सियत के बारे में हम आपसे रूबरू करा रहे हैं, जिनका जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद भारत में भीम आर्मी के जनक हैं, संस्थापक हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे साथ बातचीत में चंद्रशेखर आजाद अपने पूरे जीवन की गाथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम हैं चंद्रशेखर आजाद के साथ, और चंद्रशेखर आजाद इस समय ना केवल एक आवाज़ हैं, बल्कि संघर्षों के दम पर उनकी बनी पहचान हजारों लाखों नौजवानों की प्रेरणा बन चुकी है। उनके कद का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिल्कुल आम सी पृष्ठभूमि के और बिल्कुल ज़मीनी चंद्रशेखर आज़ाद का डंका देश दुनिया में बजता है, और अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन टाइम तक उन्हें लिखने के लिए मजबूर हो जाती है। आज हम उनसे बात करेंगे, उनके संघर्षों को जानेंगे, खासकर उनसे वो बातचीत जरूर करेंगे जो नौजवानों को प्रेरणा दे और जिससे वो एक अच्छे जीवन की, एक संघर्षशील जीवन को जीने की और वकार से, खुददारी से जीने की सीख हासिल करें। चंद्रशेखर भाई, आपका बहुत स्वागत करते हैं हम, और आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आस भाई। चंद्रशेखर भाई, हमारा जो आज सवाल है वो इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आज 13 सितंबर है जी, और 13 सितंबर वो दिन है जब आप 16 महीने जेल में रहने के बाद, अकारण जेल में रहने के बाद आप आए वापस। तो वो आपके जब आप वापस आए, हालांकि वो चीज़ें आपको याद दिलाने का हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपको कोई कष्ट दें, तकलीफ़ दें या रिकॉल करा करके आपको वो चीज़ें, लेकिन फिर भी वो जो तकलीफ़ थी जो अकारण मिली और बिना खता के मिली, क्योंकि ये लोग आपको तो बुलाया गया था, शांत आप लोगों कर रहे थे, फिर आपको भेज दिया, आपकी तारीखें बढ़ती रही NSC की। क्या बता सकते हैं कि क्या तकलीफ़ें थी, किस तरह से आपने फेस किया, फैमिली ने फेस किया? ये भी अच्छा हुआ कि आज 13 सितंबर को हम लोग बात कर रहे हैं। मैं इसे 16 महीने की आज़ादी का 6वां वर्षगांठ के रूप में मना रहा हूँ, 5वीं वर्षगांठ के रूप में। 2018 में मैं छूटा था और ये 2023 चल रहा है। और आपने याद दिला के मुझे तकलीफ़ नहीं दी, बस मेरी जिम्मेदारियों को मुझे याद दिला दिया कि जो जिम्मेदारियां मैंने जेल में रहते हुए तय की थी, जेल जाने के 30 दिन बाद तक ना सो पाने के बाद कि मुझे इस जीवन को यहीं से, इस लड़ाई को रोकना है या इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, तो वो जिम्मेदारियों का एहसास आज फिर आपने मुझे वो दिन याद दिला के कराया। मैं इसके लिए आपका शुक्रिया करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि कोई भी कार्य कारण नहीं होता है। जी। भीम आर्मी पाठशाला हम लोगों ने सहारनपुर, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, अम्बाला, ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर के आसपास आते हैं, शामलीन में चलाई। और जिस तरह से आज और पिछले लंबे समय से बाबा साहब अम्बेडकर जब अपनी बात कहते हैं तो इस बात को बहुत मजबूती से कहते हैं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। इतिहास बताएगा कौन? इतिहास की जानकारी मिलेगी कहाँ से? आज जिन रहबरों, महापुरुषों के संघर्ष की वजह से हमें स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला है, भारत के संविधान के जरिए उन्होंने क्या क्या किया और उनका जीवन कैसा था, कितने संघर्ष हुए, इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो इन सब की जानकारी
भीम आर्मी पाठशाला के जरिए हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देने का काम कर रहे थे। और जिस तरह मैंने महसूस किया कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो बिल्कुल बुनियाद होती है, वो मजबूत होनी चाहिए। और शिक्षक का प्रयोग जिस तरह से पढ़ाने के बजाय अन्य कामों में सरकारें कर रही हैं, शिक्षा बहुत महत्व है, शिक्षा का बड़ा महत्व है और शिक्षा को महत्वहीन करने का काम जिस तरह सरकारें कर रही हैं, ऐसे में भीम आर्मी पाठशाला ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। नौजवान जो अपने महापुरुषों को नहीं जानता था और जाने अनजाने में कुछ ऐसे संगठनों में जाकर जुड़ गया जो संगठन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चुनावी लाभ देने के लिए और जो उनके मोहरे बनने के लिए तैयार किए गए थे, जिनको भड़का के जो है सांप्रदायिक तनाव बना के जो है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती, वो तमाम लोग जो ऐसे संगठनों में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाणी, RSS, इन सब के पार्ट बन गए। वो सब लोग भीम आर्मी के आंदोलन की वजह से वापस आए और आके उन्होंने बहुजन मूवमेंट में काम करने का जो है काम शुरू किया। और ये क्योंकि जो लोग सरकारों में बैठे हैं उनकी आंखें बड़ी तेज हैं, वो सब चीज़ों पर नज़र रखते हैं, तो इसलिए कुछ भी अकारण नहीं था। मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहा था। वो पाठशाले गांव के बच्चों को तैयार करने के लिए, उन्हें एजुकेशन शिक्षा से जोड़ने के लिए और अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ाने के लिए थी। और जैसे जैसे जो भी समाज अपने इतिहास को जान जाएगा वो तरक्की की तरफ जाएगा, उसको समझ आएगा कि शिक्षा हथियार से कम नहीं है। तो इसलिए जानबूझ के निर्दोष होते हुए मुझे 16 महीने जेल में रखा और जो यातनाएं सरकार दे सकती थी, भूखा रखना, दवाई ना देना, सूखी रोटी देना, अपमानित करना, जो कुछ भी वो कर सकती, परिवार से मुलाकात बंद कर देना, कोर्ट में तारीखें बंद करवा देना, जेल में जहर तक देने का प्रयास जो है, ये तमाम तरह की चीज़ें जो कुछ भी सरकार के सहारे पे हो सकता था वो सब किया सरकार ने। लेकिन कहते हैं कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। मैं आज भी जिंदा हूँ और आज भी इस लड़ाई को उसी हिम्मत के साथ लड़ रहा हूँ जिस लड़ाई को मैंने संघर्ष को शुरुआत मैंने 2013 में अपने फादर की डेथ के बाद इसी धरती से जी, छुटमलपुर की यही धरती, और 11 जनवरी 2013 में मेरे फादर चले गए और 12 जनवरी 2013 को मैंने निर्णय लिया कि मेरा पूरा जीवन मेरे पिताजी के कहे अनुसार, जो वो चाहते थे कि मैं इन वर्गों की सेवा के लिए और इनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए संघर्ष करूं, उसी के लिए मैंने समर्पित कर दिया। आज 2023 चल 10 साल हो गए मुझे। बहुत आपने पिताजी की बात करके जो है बहुत महत्वपूर्ण एक संकेत हमको दे दिया कि उस बारे में बात की जाए। आपके भाई का नाम है भगत सिंह जी और आपका नाम है चंद्रशेखर जी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो पिताजी रहे उनके मन में कहीं से ये भाव थे, क्रांति के भाव थे कि एक भाई का नाम भगत सिंह और एक का नाम चंद्रशेखर, दोनों देश के हीरो, आज़ादी के हीरो दोनों। भगत सिंह भी और चंद्रशेखर भी। वो तो आज़ादी के हीरो थे जिनकी बात आप कर रहे हैं। शहीद आजम हूँ, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद हूँ। और मातृभूमि के लिए इतना बड़ा बलिदान शायद ही कभी जो है उससे पहले सुना गया हो या दिया गया हो। एक ऐसा उदाहरण जिसने हजारों हजार नौजवानों को खड़ा कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। मैं जानना चाहता हूँ आज़ादी के उस आंदोलन को मैं उसकी बहुत अहमियत करता हूँ, उन शख्सियतों की अहमियत समझता हूँ जिन्होंने इस आंदोलन को समझ के और इसमें अपने प्राणों की आहुति दी। पिताजी ने आपका नाम क्यों रखा, आपके भाई का नाम और आपका नाम? वो भी प्रेरणा पाते थे उनसे। हाँ, तो ये उनके मन में इस बात की इच्छा रही होगी कि शोषित वर्गों में भी कोई ऐसा जन्मे, जो उस समय जिस तरह की गुलामी थी जो उसके खिलाफ लड़े। आज जो हम लोग जिस तरह की असुरक्षा और गुलामी महसूस करते हैं, अधिकारों पे जिस तरह का डाका महसूस करते हैं, जो गैर बराबरी महसूस करते हैं, चाहे सामाजिक स्तर पे हो, चाहे धार्मिक स्तर पे हो, चाहे शैक्षिक स्तर पे हो, चाहे राजनीतिक स्तर पे, उन गैर बराबरी के खिलाफ भी लड़े। उनके मन में शायद सपना रहा होगा कि जो मैंने संतान जो है मेरी है, मैं इनको उस लिए तैयार करूँगा। और मैंने आपसे कहा कि मुझे अपने नाम का मतलब शायद इस संघर्ष के बाद समझ आया कि ये नाम कितना बड़ा है। लेकिन मेरे फादर ने मुझे, जब मैं इस आंदोलन में भी उस तरह से नहीं आया था पूर्णकालिक, तो मेरे फादर ने मुझे बात कही बार बार। अब मुझे नहीं पता एक पिता होने के नाते गुरु किस तरह से समझाता, लेकिन वो मुझे शायद समझा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप भी विदेश चले जाओगे पढ़ने के लिए, वहाँ सेटल भी हो जाओगे,
शादी भी और तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन पता नहीं इस समाज के लिए कोई कुछ करना ही चाहता। सब लोग अपने तक व्यक्तिगत सीमित हैं, खुद अपना परिवार, अपने बच्चे और खाना और पीना। पता नहीं समाज के लिए कभी कोई ऐसा आएगा कि कुछ करेगा। शायद वो मुझे रास्ता दिखाने का प्रयास करे, क्योंकि मैं समझता हूँ आस भाई, हर व्यक्ति के सपने होते हैं, लेकिन शायद मेरे फादर मेरे सपनों की अहमियत को समझते हुए वो अपनी बात मेरे ऊपर थोपना नहीं चाहते थे। ऐसा होता ना कि वो कहें कि भाई आप ये काम कर लो, मैं चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे शायद धीरे धीरे बीमार रहते मुझे वो रास्ता दिखा रहे थे कि अगर मैं उस बारे में सोचूं। और एक दिन ऐसा आया 11 जनवरी 2013 का सुबह 4 बजे, एक अच्छा समय होता है जी। और उन्होंने हाथ जोड़े और मुझसे अंतिम नमस्कार की कि भाई। उस समय आप साथ में थे? हाँ, मैं साथ। आप वहीं थे उनके पास में? 2:30 बजे मुझसे बड़े वाले भाई और सिस्टर, उन्होंने मुझे उठाया। हम लोग सब लोग वहीं हॉस्पिटल में रहते थे इमरजेंसी में, तो कभी वो जागते थे मैं सो जाता था, कभी वो सोते थे मैं जागता था। अक्सर सारा काम मैं ही देखता था। लेकिन उस समय आप थे? तो 2:30 बजे उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप जाग लो पापा के पास, क्योंकि एक आदमी परमानेंट चाहिए आईसीयू में उनके पास। और एग्जैक्ट 4 बज रहे थे और मेरे फादर ऐसे बैठे थे, लेट नहीं पा रहे थे, दोनों हाथ सूजन में थे। और ऐसे उन्होंने किया और वो पीछे जो है चले गए, गिर गए। और मैंने डॉक्टर को बुलाया, तो वो जो मशीन आती है जिसमें हार्ट बीट चलती है जी, वो प्लेन हो गई थी। और मुझे ये एहसास हो गया था कि मैंने अपनी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ जो उपहार कुदरत ने मुझे दिया था पिता के रूप में, वो मैंने खो दी। और जैसे ज़िंदगी एक पल के लिए रुक सी गई और मुझे लगा कि अब कैसे होगा। तब आप करते क्या थे? हाँ, तब मेरी लॉ कंप्लीट हो गई थी और मैं प्रैक्टिस कर रहा था देहरादून में ही। उसके साथ साथ छात्रावास से भी जुड़ाव था और कुछ अपना थोड़ा बहुत काम यहाँ छुटमलपुर में भी किया हुआ था, गारमेंट का एक मेडिकल स्टोर खोला हुआ था हम लोगों ने, तो उसमें भी हम लोग वो भी काम देखते थे। लेकिन जब पापा बीमार हुए तो हम सब लोग उसी में उनके साथ ही, क्योंकि मेरे पिता से मेरा बिल्कुल दोस्त जैसा व्यवहार था। एक समय आया जब 2007 के बाद मैं डिग्री कॉलेज चला गया, तो वो उन्होंने मुझे एक बार ये समझाया कि जब बाप की ज्योति जो है वो बेटे के पैर में आने लग जाए तो वो बेटा नहीं रहता, दोस्त हो जाता है। बराबर का। टीचर थे? हाँ, मेरे पिता टीचर थे। प्राइमरी स्कूल से हेडमास्टर रिटायर हुए उत्तराखंड से। तब क्योंकि जब वो लगे तब तो सब यूपी था। आपके परिवार में कितने लोग हैं, मतलब आप भाई बहन? हम 6 भाई बहन हैं। 3 बड़ी सिस्टर्स हैं, मुझसे बड़े भगत सिंह हैं, मुझसे छोटे कमल किशोर हैं। हम 6 भाई बहन हैं, माँ और पिताजी। अब हम यहाँ घर पे तीनों भाई यहाँ रहते, सिस्टर सब लोग मैरिड है। एक महत्वपूर्ण बात है इसमें चंद्रशेखर भाई, जब आप जेल चले गए तो उस समय चूँकि जर्नलिस्ट हैं हम, रिपोर्टिंग का हमारा काम है, तो उस समय आपकी माताजी को हमने देखा, तो उनकी जो बोल्डनेस थी और उनकी जो हिम्मत थी, जितनी दबंग गई उनके अंदर थी, वो कहीं से आपके पिताजी को हम नहीं देख पाए अनफॉर्चुनेट, लेकिन आपकी माताजी की जो हिम्मत थी वो भी बहुत आला तरीन थी। देखिए, जब मैंने 12 जनवरी 2013 को मैंने इस आंदोलन को स्वीकार किया, तो मैंने अपने परिवार में एक बात मैंने स्पष्ट रूप से कही। आप किसी से भी पूछेंगे ऑफ द कैमरा तो आपको पता लग जाएगी, ऑन कैमरा पूछेंगे तो भी। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप ये समझना कि आपके 2 ही बेटे हैं। आज के बाद आप मुझे इस तरह से मानना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपना जीवन, मेरा प्रयास रहेगा। मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर पाऊंगा भविष्य, मैंने नहीं देखा भविष्य, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में जितना बेहतर कर सकता हूँ इन वर्गों के लिए उतना करूँगा। तो हमेशा कभी मेरी माँ ने मेरा हाथ नहीं रोका समाज की लड़ाई में, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे सिखाया था। 2005-06 की बात है, हमारे यहाँ सतगुरु रविदास जी महाराज को हम लोग मानते हैं, यहाँ बराबर में उनका गुरु घर भी है। तो उनकी जयंती नहीं निकलती थी यहाँ पे छुटमलपुर में। सभी धर्मों के लोग अपने अपने धार्मिक उत्सव को मनाते थे, तो हमारी नहीं निकलती थी। तो तब ये उनके साथियों ने तब ये शुरू किया जयंती का कार्यक्रम। और मेरे आज भी याद है, हाँ, मैं स्कूल से आया था, तो पिताजी का फ़ोन आया घर पे कि चंद्रशेखर को कहो कि घर में एक लाठी है, उस लाठी को लेके आ जाएंगे। जब वो लाठी लेके गया तो उन्होंने कहा अपने साथियों को भी ले आना, उनसे भी कहना वो भी लाठी लेके आए। मुझे समझ नहीं आया कि क्या इशू है, क्योंकि उस समय मोबाइल में कॉल करने के भी पैसे लगते थे और कॉल उठाने के भी पैसे लगते थे।
तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा देखो भाई, हम जयंती समारोह निकाल रहे हैं, पुलिस ने सुरक्षा देने से मना कर दिया है। तो ये लाठी मैंने आपको इसलिए दी कि अब आपकी जिम्मेदारी है, हमारी बहन बेटियाँ इस यात्रा में चलेंगी, हमारे बुजुर्ग भी चलेंगे, नौजवान भी चलेंगे, अब आपकी जिम्मेदारी कोई भी असामाजिक तत्व हमारी यात्रा को खराब ना कर दे, कि जिससे अगली बार पुलिस के पास ये एक वो आधार बन जाए कि भाई इनकी यात्रा में कोई इस तरह का जो है ना, कोई इस तरह घटनाक्रम हुआ था, तो इसलिए हम परमिशन नहीं देंगे। तो इसलिए जो है ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके और आप सबके साथ होगी, जब तक यात्रा गुरु घर तक जाए जी, तो किसी भी तरह का विघन, किसी भी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। इस यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैंने आपको दी। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये भीम आर्मी की बड़ी पहचान बनाने में आगे बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, इसका फाउंडेशन पड़ा। क्योंकि भीम आर्मी की जो आइडेंटिटी बनी वो इसलिए बनी कि वो सहारनपुर में खासकर एक शोषित, पीड़ित और समाज की लड़कियों को सुरक्षा देने का काम करती है, उनके विरुद्ध हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने का काम करती है। इस तरह का प्रचार गया। नहीं, ये काम हम लोगों ने किया, बेटियों को समझदार करना और उनको ये बताना। अक्सर गांव बस्ती में जब इस तरह की घटना होती थी तो पहले आदमी सोचता है कि गांव के लोगों के हालात बता रहा हूँ, अब तो बदलाव हुआ है कि भाई अगर बिटिया के साथ कोई इस तरह का छेड़खानी हुई तो इससे हमारी बेइज्जती होगी, तो बात घर के घर में दब जाती है। इससे आरोपी का हौसला बढ़ता है, आज उसने छेड़छाड़ की, कल वो कुछ और बड़ा करने की सोचेगा, कोई कुछ कहता तो है नहीं। तो हमारे आंदोलन से ये हुआ कि हमने बेटियों को इस तरह से तैयार किया कि वो अपनी बात को रख सके। हमने उनको ये बताया कि फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन, पहली बार में ही आपको जवाब देना पड़ेगा, और आप नहीं दे सकती तो आप घर में आके बताओ या भीम आर्मी के लोगों को बताओ, कि जिससे कि हम ये चिन्हित कर सकें कौन ऐसा वो है। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर भी मानते थे कि किसी भी समाज की तरक्की का पैमाना मैं समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मानता हूँ, और हमने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा। तो मैं ये मानता हूँ कि किसी भी समाज की जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो समाज की महिलाएं होती है। बहुत सारी चीज़ों से सेल्फ रिस्पेक्ट जुड़ती है, लेकिन जो सम्मान होता है वो घर की बेटियां, बच्चियां, माएँ, वो सब एक बहुत बड़े प्रतीक के रूप में सम्मान होता है, और उस सम्मान के साथ छेड़खानी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये समाज को इस बात का एहसास कराना कि इनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, उनको ऐसा माहौल भी मिलना चाहिए, ये समाज की जिम्मेदारी। ये काम भीम आर्मी ने बड़े पैमाने पे किया। और मैं फिर आपसे कह रहा था, जितना प्रेम माएँ और बहनें मुझे करती हैं, शायद मैं पहला ऐसा शख्स हूँगा भारत का जो राजनीतिक रूप से विधायक नहीं है, MP नहीं है, मंत्री नहीं है, और जिसके पास बहुत बड़ी धन दौलत भी नहीं, कोई बिजनेस भी नहीं, कोई उद्योग भी नहीं है, लेकिन अगर आप 1-to-1 काउंटिंग करा लो तो शायद मैं बड़े बड़े नेताओं को मात दे दूंगा समर्थन के मामले में, क्योंकि मैंने ये काम करके ये प्यार और ये उम्मीद जो है ना मैंने कमाई है अपने भीम आर्मी के साथियों के सहयोग से। बिना कुछ होते हुए भी आप बहुत कुछ, बिना कुछ होते हुए भी। चंद्रशेखर भाई, आपका जो कैरियर रहा है, एक्चुअली पॉलिटिकल कैरियर, वो एक एक्सीडेंटल पॉलिटिकल कैरियर रहा है, क्योंकि आप पढ़ने के लिए जा रहे थे विदेश, वकालत की आपने पढ़ाई की, और मैं समझता हूँ कि कहीं से जो है वो आपके पिताजी के मन में भी ये बात थी कि आपको विदेश पढ़ने भेजा जाए, क्योंकि वो अम्बेडकर साहब जो है उनको बहुत आइडियल मानते थे, और उनके मन में भी ये चीज़ थी कि मेरा बेटा जो है, चूँकि वो भी वकालत उन्होंने की, वकालत आपको करा रहे थे, तो विदेश आपको भेजना चाहते थे। परिस्थितियों ने आपको यहीं पर रहने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ, कुछ चीज़ें आपके अधीन नहीं है। अक्सर हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, जैसे भारत की राजनीति में पद को ही सम्मान दिया जाता है, चाहे आपके साथ कई लाख लोग हों, करोड़ों लोग हों, लेकिन अगर आप किसी पद पे नहीं तो शायद आपको राजनीतिक रूप से उस तरह से इतना ताकतवर ना माना जाए। तो मेरे फादर के मन में इच्छा थी, क्योंकि वो भारत की न्यायिक व्यवस्था से बड़े नाराज थे। कई इंसिडेंट मैं बताऊंगा तो पूरा इंटरव्यू में चला जाएगा। कई इंसिडेंट उनकी लाइफ में ऐसे हुए जो उन्होंने मुझे बताया। एक इंसिडेंट ये है कि बुरा समय पड़ने पे उन्होंने किसी को कुछ पैसे उधार दिए, और उसके एवज में उन्होंने एक जमीन उनको दे के नाम लिखवा दी कि भाई जब अगर मैं पैसे ना दे पाऊँ तो ये जमीन आप रख लेना। और फिर बाद में वो आदमी उस बात से मुकर गया। तो मेरे फादर ने जब उससे कहा तो उन्होंने कहा भाई मैं तो देता नहीं हूँ। तो मेरे फादर अपनी बात को लेके थाने गए, मुकदमा लिखा गया था, मुकदमा कोर्ट में आ गया। और मेरे आज भी याद है मेरे फादर किस तरह से नौकरी भी करते थे और तारीख पर भी पहुँचते थे, क्योंकि नौकरी के लिए आपको जॉब भी करनी है, अटेंडेंस रखनी है, लेकिन आपको सरकारी परमिशन नहीं देगी कि आप अपनी तारीख पर भी जाओ, इसके लिए अलग से आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो मेरे फादर
किस तरह से मैनेज करते हैं तो ये तो वो जानते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अपने बीमारी के समय बताया कि जितने पैसे मैंने उनको उधार दिए थे उससे ज़्यादा पैसे मेरे कचहरी के चक्कर काटने में लग गए, प्रोसेसिंग में। और कहा कि कभी जज साहब नहीं बैठे, कभी वकील नहीं आया, कभी वो नहीं आया, कभी ये नहीं आया। तो इस तरह से वो मामला 15 साल से ज़्यादा चला। और जो पीड़ा हुई, जो ऊर्जा जो परेशानी हुई, जो समय गया, जो पैसा खर्चा, वो अलग। उसके बाद मेरे फादर कहना था कि जो जज साहब आए उन्होंने कहा कि इसको फैसला कर लो। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है साहब, करा दो फैसला। तो उन्होंने कहा 5,000 रुपये में फैसला कर लो। तो मेरे फादर ने कहा कि 25,000 रुपये तो मैंने इस आदमी को नगद दिए और 25,000 से ज़्यादा मेरा इसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में और वकीलों को देते हुए निकल गया। और आप कह रहे 5,000 में, इससे अच्छा तो मैं इसको छोड़ ही देता, तभी अच्छा था। लेकिन मेरा पैसा मेहनत का है, इसलिए मैं इसको लड़ रहा हूँ। मेरे पास ये कमाई बुराई की पैसे नहीं है। मैंने ये खेती कर करके और अपनी तनख्वाह से बचा बचा के अपने बच्चों का पेट काट कर उनके अपने बच्चों के भविष्य का पैसा स्टोर किया था कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाऊंगा जज साहब। तो उस दिन वो आके बड़े परेशान हुए, तकलीफ में हुए। और मुझसे उन्होंने ये बात जब बताई बीमारी के समय, तो मुझसे कहा कि यहाँ गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। अमीर लोग तो कानून से खिलवाड़ करते हैं और गरीब लोग कानून के शिकंजे फंस जाते हैं। तो मेरा पैसा भी गया और मुझे न्याय भी नहीं मिला। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जज बनो और जज बन के उन गरीबों के साथ न्याय करो जो जज साहब के दफ्तर के बाहर खड़े रहते हैं इस उम्मीद में कि कभी उनको न्याय मिलेगा। सालों साल न्याय प्रक्रिया चलती रहती है। आपको लगता है कहीं से कि फादर चाहते थे मैं जुडिशरी में जाऊं? हाँ बिल्कुल चाहता। कहा उन्होंने मुझे, परिस्थिति यहाँ ले आई मुझे, तो एहसास याद आता है कि वो ठीक था, या अब आप इस स्थिति में आकर के ज्यादा लोगों को न्याय दिलाने का मैं समझता हूँ जिंदगी में जो कुछ होता है बेहतर के लिए होता है। बेहतर के लिए होता है। मैं आशावादी व्यक्ति, निराशा तो मेरे पास आसपास है ही नहीं। मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं निराश हो जाऊं। मैं तो जमीन से उठ के आया हूँ, मेहनत की है, ऐसे ऐसे काम किए जिसको काम को करने में लोगों को बड़ी शर्मा शर्मी लगती है। मैं किस दिन फुर्सत में अगर कभी मौका मिला तो आपको बताऊंगा। मैंने खूब बुनियादी काम किए जो एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली का बेटा। एक तो आपने बताया कि आप गारमेंट्स का काम कर रहे थे। हाँ, और सिर्फ गारमेंट का काम ऐसे नहीं है, जहाँ पीट बाजार लगता था वहीं जाके फोल्डिंग लगा के वो बेचना। जो टी शर्ट और शर्ट और पैंट हम लोग वो करते थे उनको बेचना, जिससे कुछ पैसा कमाया जाए, जिससे कि वो पैसा जो है पढ़ाई और तमाम तरह की चीज़ों में हो सके। और मैंने आपको बताया कि एक मिडिल क्लास परिवार का बेटा अपना घर चलाने के लिए, सहयोग करने के लिए अपने पिता को जो कर सकता हो वो सारे काम किए मैंने। कक्षा 8 पास की थी। मेरे फादर को उनके साथी ने बताया कि इनको एक रोजगार मिल रहा है, आप इनको भेज दो। 8वीं पास करने के बाद आप देखो मिडिल क्लास फैमिली के साथ कितनी परेशानी आई। मेरे घर की घटना, ये हर घर की घटना मिडिल क्लास की। आप बताइए, अपनी बताइए। तो मैं जब गया तो काम क्या था मुजफ्फरनगर में। आज वो साथी कभी मेरा इंटरव्यू सुनेंगे, मुझे नहीं पता, मेरे तो याद भी नहीं है वो लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे होंगे। तो काम था मोबाइल के जो टावर्स लगे थे उन टावर पे डीजल सप्लाई करना। तो मैं एक 40 लीटर की कैनी को उठा के और सड़क से रिक्शा जहाँ या ऑटो जहाँ उतार देता वहाँ से लेके जाता था वहाँ उस डीजल के उस तक पंप तक, और वहाँ जाके वो उसको जो है ना उसमें जनरेटर में डलवाना, उसकी वो बनाना, उसकी रिपोर्ट बनाना। You have just 8 क्लास पे। यस बहुत संघर्ष किए हैं लाइफ में। मैं कोई ऐसा नहीं कि मेरे पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट हो। और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, दिल्ली तक का सफ़र, ये बड़ा कठिन सफ़र है, लेकिन इसका सफ़र में बड़ा आनंद है, क्योंकि मैं अपने संघर्ष से आनंद लेता हूँ। मैं इससे कभी परेशान नहीं होता हूँ कि आज मुझे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, और मैं काम देख के कभी टेंशन में नहीं होता हूँ। काम होता है तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो वो है कि वो आपने पढ़ाई करी है, और एक वो है जो उसके बाद की ज़िंदगी आपकी है जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हुई है जी। वो जो जिसको हम लोग अपने यहाँ कहते हैं गढ़ना। तो उसके बाद जो आप गढ़ गए हैं, तो ये गढ़ना जो है ये कैसे आपको उस पढ़ाई की तुलना में ये प्रैक्टिकल जो है कैसे आप इसका कंपैरिजन करेंगे? इसका क्या संतुलन है? ये बेहतर आपको शिक्षा इससे मिली है या वो पढ़ाई जो है वो काम करती है? लॉ कर रहा था तो जो मैंने वहाँ किताबों में पढ़ा और प्रैक्टिकली जो मैंने कोर्ट में देखा, तो बात है, बताइए। उसमें जमीन आसमान का अंतर, अलग चीज़ है। हाँ। आपने जो पढ़ा है ना वहाँ पे कॉलेज में, और जब आप प्रैक्टिकली आते हो, मुझे कहने में हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था है कि हमारे यहाँ जुडिशरी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ जज के सामने पेशकार रिश्वत लेता है। तो प्रैक्टिकली आप
आपने काला कोट इसलिए पहना लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन बड़े पैमाने पे इस ये सिर्फ एक न्याय दिलाने की प्रक्रिया नहीं, इससे लोगों की उम्मीदें जुड़ी। एक आदमी जिसके साथ अन्याय हो गया, वो इस उम्मीद में है कि ये जो काले कोट वाला व्यक्ति ये मेरी बात को इतनी मजबूती से वहां रखेगा कि जज साहब मुझे न्याय करेंगे। और सामने वाला एक बहुत मजबूत पैसे वाला फेस वैल्यू वाला वकील खड़ा करके बैठा हुआ है, न्याय नहीं मिलेगा। आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इतनी हैसियत नहीं है गरीबों की कि न्याय के लिए आप चले जाओ, लेकिन आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली मेरी जिंदगी में बहुत कुछ है। अच्छा, मैंने राजनीतिक रूप से, मैं राजनीति में तो बहुत गढ़ा नहीं हूँ, राजनीति में तो मैंने बहुत धोखे खाए, विश्वास किया, मदद की, फिर धोखा खाया, फिर मदद की, फिर धोखा खाया। तो राजनीति में तो बहुत गढ़ा नहीं हूँ, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं अपने साथियों से इस बात को पिछले 15 दिन से कहने लगा हूँ कि जिस तरह की आज की राजनीति है, षड्यंत्र की, धोखा देने की, झूठ बोलने की, साथ रह के पीठ में छुरा घोंपने की, उस राजनीति को मैं इस तरह समझा। और मैंने अपने साथियों से भी कहा, जब मेरा कुदरत में भरोसा है, महापुरुषों में, कि हम आज की राजनीति में रणनीति बना के कामयाब नहीं हो सकते। दूसरा, इनके मुकाबले का पैसा जो तमाम राजनीतिक दल है, जितना उन पर उन्होंने पैसा उनके पास है, उनके जो मुकाबले का पैसा भी हम लोग अपने वर्ग से इकट्ठा नहीं कर सकते। हमारे समाज की इस तरह की हैसियत नहीं है, तो हम पैसे में भी उनको नहीं हरा सकते। जिस तरह का मीडिया प्रचार उनको मिलता है, उस तरह का मीडिया प्रचार भी हम लोग नहीं करते। बाजे बाजे राजनीतिक दल के पीछे 24-24, 25-25 चैनल खड़े हैं, और हर राजनीतिक दल का कोई ना कोई सपोर्टर चैनल है, हिडनली वो उसको मदद करता रहता है। हम बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, कहीं कोई खबर नहीं आती 1 मिनट की भी, तो उनको मीडिया के उस पर भी नहीं हरा सकते। और जो जिस तरह की माफियाशाही है, अगर आप एक शब्द बोल दोगे तो आपके खिलाफ पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। पत्रकार हो और किस नेता के खिलाफ बोल दो तो हो सकता है आपके घर पे हमला हो जाए, तो वो उसमें भी हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो हम मुकाबला कैसे कर सकते? तो मैंने आज अब पिछले 15 दिन से अपने साथियों को समझाना शुरू किया है कि हम ईमानदारी से संघर्ष करके और निडर होकर इनका सामना कर सकते हैं, और यही ईमानदारी, संघर्ष और निडरता हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगी। हमें ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना है, अपने जो वैचारिक मूल्य उनको नहीं त्यागना है, और हमें संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ना, सड़कों पे भी रहना है, अवसर मिलने पे सदन में भी संघर्ष करना है। और सबसे बड़ी बात, निडरता। जिसने कुदरत ने जिंदगी दी वही जिंदगी लेगी। मुझे गोली लगी, मैं ये कह दूं मैंने खुद को बचाने का प्रयास किया, बिल्कुल झूठ है। जब मुझे गोली लगी तब मुझे पता लगा मुझे गोली लगी है। पहली बार जब गोली चली, पिछले शीशे के पास से गुजरी, तो मुझे लगा कि कोई पटाखा छूट रहा है बाहर। मैं तो डांटने वाला था बच्चों को, शीशा क्यों नहीं बंद कर रखा, मुझे एहसास नहीं था। लेकिन जब दूसरी गोली मुझे लगी तब मुझे एहसास हुआ कि गोली चल रही है। और जब मेरे पास से 2 गोली और गुजरी तो भी मुझे कोई एहसास नहीं हुआ, क्योंकि गोली की स्पीड इतनी थी और इतना कम समय था। तो फिर मैंने कहा कि देखो, जितने ताकतवर लोग हैं, मैं इनका मुकाबला कर रहा हूँ इतनी बड़ी ताकतों का, तो ये हत्या कराने का काम तो इनके लिए बहुत छोटा सा है। हजारों लोग मरते हैं रोज दुनिया में, तो इसलिए इनका मुकाबला इसी सच्चाई, ईमानदारी और संघर्ष, निडरता के साथ करना है। और कोई इनसे सोचना नहीं, अपने काम को लगातार करते रहना, जनता के बीच रहना, जनता को जोड़ना है, जनता को तैयार करना, जनता को जागरूक करना है। और जैसे जनता जागरूक होगी, अच्छे बड़े बड़े से तानाशाह को पलट देगी। जिन चीज़ों की आपने बात की है वो ये बताता है कि आपके अंदर जो है एक सामान्य इंसान तो है ही, साथ साथ एक भावुक इंसान भी है। तो कहीं से आपको नहीं लगता है कि अधिक भावुकता जो आपके अंदर की ईमानदारी है और भावुकता सत्यता से आती है, वो अधिक भावुकता जो है वो आज की राजनीति के हिसाब से आपकी प्रगति में बाधक है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इनके सबके हाथ में हो, जो लोग मुझे रोकना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि दलितों में या शोषितों कोई मजबूत आवाज खड़ी हो, जो उनकी लड़ाई लड़ सके। क्योंकि देखो, हमने ये सीखा है राजनीति में कि जिनका नेता नहीं होता उनकी कोई आवाज नहीं उठती। आज किसान क्यों परेशान है? किसानों पे नेता नहीं। आज मजदूरों की कोई बात करता है कि आप कभी सुनना, अगर पार्लियामेंट में कोई बात होती मुझे बताना कि न्यूनतम वेतन मजदूरों को मिलना चाहिए, और सभी मजदूरों, जो लोग इसका काम कर रहे हैं, उनको मजदूरी मिलनी चाहिए। कोई कहता है क्योंकि उनका नेता नहीं है। और जिन वर्गों का नेता नहीं होगा, काशीराम साहब के आंदोलन ने एक चीज बड़ी तय की थी कि उन्होंने हर उस जाति का नेता बनाया जिस जाति की संख्या थी और उनके पास नेता नहीं था। ये उनके आंदोलन कामयाबी थी। तो मैं मानता हूं, जिनका नेता नहीं होता, उनकी बात ही नहीं होगी, उनके मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी, उनके मुद्दे ही नहीं होंगे राजनीतिक पार्टियों की नजरों में। इसलिए जो लोग मुझे घेरना चाहते हैं, जिन लोगों को मुझसे इनसिक्योरिटी है, जो लोग इस तरह की सोच रहे हैं, अगर उन्हीं में ताकत होती तो वो तो मुझे जीने भी नहीं देते।
मैं ये मानता हूँ, देखिए बरेली में हिंसा कराने का प्रयास किया गया, बस स्पष्ट कह रहा हूँ, और नूह में भी हिंसा कराने का प्रयास किया गया। अगर उन्हीं में ताकत होती तो वो तो हिंसा हो जाती, पूरा माहौल तनावग्रस्त हो जाता, लोग एक दूसरे टकराते। क्यों नहीं हुआ? भी अधिक लोगों ने जो है वो रोकने की कोशिश की। ये उनकी मर्जी नहीं है हिंसा कराना, उन्होंने तो अपनी पूरी शिद्दत से अपना काम किया। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर अच्छाई बुराई है तो अच्छाई भी है। यस। तो अच्छाई की जीत हुई और मुँह खानी पड़ी उनको। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये निडरता और ये सच्चाई, भावुकता मेरी इसलिए है कि मैंने अपने लोगों का दर्द देखा है। मैंने अपनी, जब मैं जाता हूँ अन्याय जिनके साथ रेप हत्या होती है उनको जब मैं सुनता हूँ, जो अपना बेटा खो देती है उस माँ को सुनता हूँ, सीने से लगाता हूँ। जिसने अपना बेटा खो दिया उस पिता को अपने सीने से लगाता हूँ। जिस बहन ने अपना पति खो दिया जब उसके आंसू पोंछता हूँ। मैं भी इंसान हूँ, इंगेज्ड होते हैं आप। मैं जानवर नहीं हूँ, मैं उनसे अटैच हो जाता हूँ। मुझे एहसास होता है। अच्छा, जब कोई एक बार मैं नेशनल टीवी पे भावुक हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, मैं एक बार तो मैं तो हजारों बार भावुक हो चुका। मैं जब लोगों के दर्द को देखता हूँ मैं दर्द समझता हूँ, दर्द अपना लगता मैं इंसान समझता हूँ, मैं इंसान हूं ना तो मैं समझता हूँ दर्द को। लेकिन वो सबसे बड़ा था कि मेरे आंदोलन पे अगर कोई आरोप लगाए, जिस तरह का आरोप उस समय लगाया गया था कि भाई किसी के फोन आया ये या इस तरह का, वो आरोप मैं नहीं सह सकता हूँ। क्योंकि वो आरोप, देखो, अगर आप झूठे होंगे तो आप आंखें नीचे करो सब कुछ सुन लोगे, लेकिन आप सच्चे होंगे तो आप नहीं सुन सकते। वो आपकी कटिबद्धता पे संदेह है, वो बर्दाश्त नहीं। हाँ, अगर मेरे वैचारिक आंदोलन, इस पे वैचारिक जो सिद्धांतिक आंदोलन, इस पे कोई आवाज उठाएगा तो सिर्फ ये नहीं, मेरी भावुकता नहीं, मैं उसको बहुत कड़वे शब्दों में जवाब भी दे सकता हूँ। और फिर आप देखो, आज उन्हीं ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत वो कहा था कि हम ये करने वाले थे। अंत ओम प्रकाश राजभर आज कहाँ है? देखो, राजनीतिक रूप से वो भाई साथी हैं हमारे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन आज वो कहाँ है? राजनीति में कमिटमेंट होना चाहिए, हम पे कमिटमेंट है। हम जिसके साथ नहीं उसके साथ नहीं, जिसके खिलाफ है उसके खिलाफ। और हम खिलाफ भी उसके व्यक्तिगत नहीं खिलाफ है, आंदोलन की वजह से खिलाफ, वैचारिक दृष्टिकोण से खिलाफ है। अगर कोई देश के साथ आप गलत करोगे तो हम खिलाफ हैं। चंद्रशेखर भाई, आपने अपनी बातचीत में नूह की और बरेली का जिक्र किया तो मुझे वो वक्त याद आ गया जब सड़क दूधली वाले प्रकरण में आपकी एक वीडियो रिलीज हुई थी, जो पहली वीडियो आपकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा पाई थी। उस अम्बेडकर छात्रावास में रिकॉर्ड की गई उस वीडियो में आप कह रहे थे कि हमारे लड़कों को, हमारे समाज के लड़कों को इस झगड़े से दूर रहना है। ये झगड़ा हमारा और मुसलमानों का बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। और वो आपकी वीडियो, वो मैं समझता हूँ कि उसने इंटरनेट को हैंग कर दिया था। इतने बड़े पैमाने पे वो वीडियो गई थी। उसके बाद में आप जो है टारगेट होना शुरू हुए और फिर कई इश्यूज पे आप मुसलमानों के साथ खड़े दिखाई दिए। तो मैं ये नहीं जानना चाहता कि मुसलमानों के प्रति आपकी क्या नज़रिया है, मगर मैं ये जानना जरूर चाहूँगा कि बचपन से लेके अब तक मुसलमानों की जो पिक्चर आपके माइंड में बनी है, जैसे आपके फ्रेंड्स हो या पड़ोस हो या कुछ हो, ये तो आपका वो बचपन का जो सिनेरियो रहा है जहाँ से आप उनके नज़दीक रहे हैं, तो उससे जुड़ी चीज़ें हम जानना चाहेंगे। देखिए, ये मेरा, जहाँ मैं रहता हूँ, आदमी के आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है उसका उसके ऊपर असर होता है। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ ये सामूहिक बस्ती है। यहाँ बैकवर्ड के लोग भी रहते हैं, प्रकाश के लोग भी रहते हैं, और यहाँ मुस्लिम भी रहते हैं। और मेरे फादर 3 दोस्त थे। एक मेरे फादर, एक लाला रमेश कुमार बंसल जी, और एक हकीम सैयद रजाउल साहब। ये तीनों लोगों की मित्रता थी। मैंने कभी भी कोई फैसला किसी भी घर का किसी एक व्यक्ति को लेते नहीं देखा, क्योंकि हम बच्चे थे और छोटे थे, लेकिन उनकी बातों पे ध्यान रखते थे। जब भी हमारे यहाँ कोई फैसला हो, चाहे सिस्टर की शादी से लेके हो या और भी कोई फैसला हो कि जमीन लेनी हो, कुछ और सामान खरीदना, मेरे आज भी याद है गर्मियों के दिनों में हमारे यहाँ कूलर आए तो 3 कूलर आए, एक हकीम साहब के यहाँ, एक लाला जी के यहाँ, एक हमारे यहाँ। तो उनके तीनों साथियों के फैसले सामूहिक थे, ये मित्रता थी उनकी। मैं ऐसे माहौल में पैदा हुआ कि मैंने ये इस तरह का कोई फसाद देखा ही नहीं। और हमारा क्षेत्र है, ये अच्छा ही समझिए कि वो इस तरह के झगड़ों से दूर रहा हमेशा। कभी सहारनपुर ने इस तरह के झगड़ों का माहौल नहीं देखा। तो मैंने हर उनके त्यौहार में शरीक होना, चाहे लाला जी के यहाँ जाना हो, चाहे हकीम साहब के यहाँ जाना हो, एज ए परिवार मैं उसमें शामिल हुआ। और मैं बहुत सारी जो, चाहे उनके नियम हो चाहे इनके नियम हो, दोनों को समझता हूँ।
और दो देखो ये मेरी जिंदगी का मैं किस तरह जुड़ा हुआ है चीजें। 2013 मेरे फादर की डेथ हुई कैंसर से। 2017 में जेल गया। 1 महीने बाद लाला जी की डेथ हुई कैंसर से। और 2021 हकीम से रजा लोग साहब की डेथ हुई, वो भी कैंसर से। हर 4 साल के बाद एक एक साथी तीनों दोस्तों में से चले गए। तो मैं एक ऐसे माहौल में वो हुआ। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, वो जो वीडियो की बात आप कर रहे हो, वो पूरा झगड़ा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं समझ आता हूँ, पूरा झगड़ा अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए यहाँ के नेताओं ने किया। क्योंकि वो जो बस्ती है सड़क दूधली, वहाँ आपसी मतभेद है। और वहाँ शोभा यात्रा, वो भी मतभेद है सदगुरु रविदास जी की शोभा यात्रा को लेके। मैं उसको सही नहीं मानता, मतभेद होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ नालायक नेता रहे तो उस तरह से वो ठीक नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ कमियां रही नेताओं की, दोनों तरफ के लोग, उन्होंने बैठ के नहीं सुलझाया। क्योंकि हर अंत झगड़े का जो अंत जो होता है वो बातचीत से उस मतलब हल होता है। तो वो जो उन्होंने किया उस समय, वो बाबा साहब अम्बेडकर की शोभा यात्रा को लेकर, जिसमें गांव के लोग खुद सहमत नहीं थे। और मैंने उसकी परमिशन पढ़ी, मैं उस समय सक्रिय हो गया था। मैंने महसूस किया कि जानबूझ के इस तरह का झगड़ा कराया जा रहा है। इसलिए मैंने वीडियो रिलीज की अपने साथियों को बिठा के कि भाई हमारा और मुस्लिम समाज का यहाँ इस विषय पे कोई झगड़ा नहीं, और ये झगड़ा बीजेपी के लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर। और ये आपने बिल्कुल सही कहा, वो ही पहला दिन था जिस दिन से मैं टारगेट होना शुरू हुआ, जिस दिन से मैं एक बड़े तंत्र की निगाहों में आया कि अगर ये आदमी आगे बढ़ा तो शोषितों में झगड़ा नहीं होगा। और उनका ही नहीं, जहाँ के पिछड़े वर्ग के लोगों का कोई इस तरह का वो था, मैं उसमें भी इस तरह का मेरा व्यवहार रहता कि आपस में ना लड़े शोषित। मैं तो किसी के साथ झगड़ा जाता, झगड़े से होता क्या है असद भाई, कि आपको जो दूरी तय करनी है और बीच में कोई झगड़ा या कोई कठिनाई या बैरियर आ गया तो आपका समय ज़्यादा खर्च होगा। हम इस हालात में ही नहीं है कि हम झगड़ा कर सके किसी से। हम तो इस हालात में हैं कि किसी तरह से रास्ता बचा के थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, तरक्की करें। हम तमाम तरह की, तो हमारा समाज सुविधाओं से विहीन है। मैं देश भर में घूमता हूँ, आपको जान के अचरज होगा। मैं भी सिद्धार्थनगर संविधान बचाओ यात्रा करके आया। जब मैं रात को यात्रा से वापस लौट रहा था, आप ताज्जुब जाएंगे, आज़ाद भारत है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, बड़े बड़े दावे करने वाले प्रधानमंत्री, जिनकी दुनिया में बहुत अच्छी छवि है, उन्हीं प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश में सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। उनका भी कार्यकाल चल रहा है 7वें साल का। जब मैं वापस गांव से निकला, कोई गांव ऐसा नहीं था जिसमें महिला सोच के लिए और बच्चियां सोच के लिए सड़क पे ना हो। सिद्धार्थनगर में और कहते हैं कि वो अभी विज्ञापन चल रहा है, हमने 51 लाख शौचालय बनवा दिए। कहाँ बनवाए होंगे, इनको पता होगा। मैं जो आपको बात कह रहा हूँ, मैंने प्रेस में कहा इस बात को कि यहाँ की जो जिला कमेटी है वो इस बात का संज्ञान ले और पूरा डाटा इकट्ठा करके गांव से और जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना दे। और जब तक सारे शौचालय बनने की गारंटी ना दे जिला अधिकारी, तब तक उठना नहीं। और अगर मुझे आना पड़ा तो मैं भी आऊँगा। आप ये सोचो, हम बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी चांद पे जाने की, किसी दूसरे देश को पराजय करने की, बड़ी बड़ी तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन बुनियादी सच्चाई ये है कि आज भी गांव में हम लोग प्रॉपर शौचालय नहीं बनवा पाए हैं। और ये मैंने सिद्धार्थनगर की बात की, हमारा नेपाल बॉर्डर है जी, भगवान बुद्ध की धरती है वो, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर। तो इसलिए मैंने बात को आपको बताई। और मैं भारत देश के बहुत सारे हिस्से में जाता हूँ, उड़ीसा में जाता हूँ, बिहार जाता हूँ, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, यंग बच्चियों पे पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, सर पे अच्छी छत नहीं है। आप उसे छोड़ दो, आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली को देख लो, आप देश की राजधानी। और क्यों प्रधानमंत्री जी को G20 के लिए जो बड़े बड़े फ्लैक्स लगाने पड़े गरीबी छिपाने के लिए, ऐसा क्या हुआ? आप दिखाते ना दुनिया को कि भाई हम कहाँ तक पहुंचे हैं। और इससे क्या फर्क पड़ जाता? सच्चाई सच्चाई है, सच्चाई कैसे छिपा लोगे? बाद में जब बारिश पड़ी तो क्या हुआ भारत मंडपम का? तो जब मैं गया एक घटना में पीड़ितों के यहाँ दिल्ली में, तो मैंने देखा असद भाई, मैंने उनसे पूछा पानी कब आता है? 8-10 दिन बाद। और मैंने कहा तब तक क्या करते हो कि ये प्लास्टिक के कैन है केमिकल वाले, वो साफ कर रखे हैं, उसमें पानी भरते हैं। प्लास्टिक के कैन में जो बिस्लेरी की बोतल आती है उसमें 4 दिन का पानी नहीं पी सकते आप, 10 दिन का रखा हुआ पानी पीते हैं वो लोग, बीमारियां हो जाती हैं। बीमारी, सर 3 डाल रखी है उन्होंने नाले के ऊपर रहने के लिए, और सर लग जाता है छत में। और जब गर्मी होती है तो कोई एसी वेसी नहीं है उनके घर में, ऐसी तपती है कि आदमी जैसे खुले सूरज के नीचे बैठ गया। और शौचालय के लिए हम पिक्चरों में देखते थे कि मुंबई में, पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे कि भाई शौचालय के लिए लाइन लग रही है, वो उस तरह के शौचालय हैं। इस तरह के शौचालय वहाँ खड़े किए गए हैं, लोगों के पास शौचालय नहीं है, गंदगी इतनी है।
खाना नहीं है। कोरोना काल में इतने मजदूर देखे आपने जो गए थे। ये मैं भारत की बुनियादी सच्चाई बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहा कि बहुत कुछ प्राप्त नहीं किया, बहुत कुछ प्राप्त किया है, लेकिन बहुत कुछ अनदेखा भी किया है। हम चांद पे चले जाइए, हमारी उपलब्धि है, लेकिन हम लोगों को बुनियादी सुविधा भी नहीं दे पाए। ये हमारी नालायकी। इसके बारे में भी सरकारों को इस सोचना तरह की चाहिए। बातचीत करने वाले नेता भी नहीं है। आप देखिए, विषयों के केंद्र में ऐसी चीजें रहती हैं जो आम जन को और खासकर गरीब को फायदा पहुंचाती नहीं दिखती हैं। इसीलिए तो मेरे जैसे लोगों से तकलीफ हो रही है कि अगर मेरे जैसी आवाजें जाएंगी तो ये समस्या समझी जाएंगी और इन पे काम करना पड़ेगा। और अभी तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इसीलिए तो राजनीतिक आंदोलन में हम लोग आए। जब 2020 में हमारे लोगों ने कहा कि जब हम राजनीतिक सामाजिक लड़ाई लड़ने जाते हैं, सरकार में बैठे लोग आरोपियों को बचाने के लिए हम पे झूठे मुकदमे करते हैं, हम पे लाठियां भांजते हैं, क्या तो हम औरों की तरह घर में बैठ जाएं, अपने आंदोलन से, अपने विचार से समझौता कर लें, या फिर अगर हम संघर्ष करेंगे तो ये सहना पड़ रहा है, तो हमारे लिए कोई खड़ा ही नहीं हो रहा, कोई बोल ही नहीं रहा, कोई सी पार्टी, ना पक्ष ना विपक्ष, कोई भी नहीं बोल रहा, तो हम क्या करें? क्योंकि बिना कोई भी सामाजिक संगठन बिना राजनीतिक समर्थन के, बिना राजनीतिक संरक्षण के काम नहीं कर सकता, बहुत जिम्मेदारी से। क्योंकि जिस समय वो सरकार की निगाह में आ जाएगा तो उस पर वो होगा, और मैं उसका गवाह बैठा हूँ जी। मेरी पीठ पे गोली क्यों चली? क्योंकि मैं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और एनआईए और पुलिस के झूठे मुकदमे और जेल से नहीं डरता। उस रडार में नहीं आ सकते थे वो। मेरा उस रडार से मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो इसलिए मुझे कैसे रोका जाए? तो मेरे एक ही हथियार था सरकार के पास, मेरी हत्या करा दी जाए। और कुदरत ने उसको भी नकार दिया। अब क्या करोगे? अब मैं कह रहा था सरकार को किसी बम लगा देना मेरी गाड़ी के नीचे, क्योंकि गोली वोली से तो मैं मरूंगा नहीं। ये कुदरत ने जो है ना उनको संदेश दे दिया कि ये मरने वाला नहीं है अभी। सरकार को सीधे आरोपित करते हैं। क्यों ना करूं? अगर मैं तो कहता हूं हर एक व्यक्ति की जान की कीमत सरकार को चुकानी पड़ेगी। भाई आप ही बताओ, सरकार के पास किस चीज की कमी है? क्या तो उनका इंटेलिजेंस फेलियर है? उनकी आईबी और इंटेलिजेंस क्या कर रहा है अगर इस तरह के अपराध हो रहा है? सरकार की है, अंतिम व्यक्ति की भी, क्योंकि जिसके तन पे कपड़े नहीं वो भी टैक्स दे रहा है आपको। जिनकी बात मैंने की वो सब लोग टैक्स दे रहे हैं। पैदा होता बच्चा आपको अगले दिन से टैक्स दे रहा है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसके संरक्षण, उसकी सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है कि कोई व्यक्ति आपके राज में भूख से ना मरे। दिया क्या है आपने देश की आजादी के बाद हमें? आपने हम पे जमीन नहीं थी उस व्यवस्था की वजह से, जो आजादी से पहले व्यवस्था थी, आपने जमीन दी हमें, आपने हमें उद्योग धंधे दिए, आपने हमें रोजगार दिया, आपने हमें नौकरियां दी, आपने हमें प्राइवेट सेक्टर के लिए काम करने के लिए लोन दिया। क्या दिया आपने हमें देश में? आपने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। ये देश के शोषितों की मरो, और जो थोड़ा बहुत आपके पास उसी से लड़ लड़ के वो करो। जो ऐसे राजनीतिक लोग हैं जिनको शोषितों की, वंचितों की, पिछड़ों के नाम की सियासत करनी है, तो वो इस बात को जो आप कह रहे हैं, इस बात को लड़ क्यों नहीं पाए? क्या वो सिर्फ लाभ ले पाए या लाभ ले रहे हैं? देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं किसी को बुरा नहीं कहता। अपने अपने समय में सब लोगों ने बहुत काम किया है। मैं किसी को बुराई कहूँ नहीं, ये ठीक नहीं। हर नेता में मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है, जिन सबके सहयोग से, किसी एक आदमी के सहयोग से नहीं। जैसे आज कुछ कहते हैं कि भाई अगर यहाँ यूपी में 4 बार सरकार ना बनती तो आप खड़े नहीं हो पाते। मैं कह रहा हूँ फिर मान्यवर काशीराम साहब कैसे खड़े हुए? बाबा साहब अम्बेडकर को भी तो पढ़ने का अवसर मिला, चाहे भले ही बहुत डिस्क्रिमिनेशन के बाद बाहर बैठ के पढ़ने को मिला। एक बहुत लंबी फहरिस्त है। महात्मा ज्योतिबा फुले से लेके छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियर, रामास्वामी नायकर, पेरेलाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्ना कपूरी ठाकुर, मामना रामसुब्बा वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, एक बहुत बड़ी यूनिट है जिसने अपने अपने काम को निभाया समय समय पे। बाबू शिवदयाल चौरसिया, संत राम बी ए प्रजापति, जाति पाति तोड़क मंडल के अध्यक्ष, जिन्होंने बाबा साहब को बुलाया था, जिसके बाद भाषण ना दे पाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने एनलेशन ऑफ कास्ट किताब लिखी। इतने लोगों ने, इतने हम उनको महापुरुष मानते हैं, उनके जीवन संघर्ष को देख के। उन्होंने संघर्ष किया। सर छोटू राम, चौधरी कुंभाराम आर्य, अगर ये लोग सामाजिक बुराई के खिलाफ संघर्ष ना करते, और हर आदमी ने अपने जीवन में, आप देखो, नोटिस करके पढ़ के देखो तो आपको पता लगेगा, हर आदमी, हर व्यक्तित्व बुराइयों के खिलाफ था, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे तमाम तरह की कोई भी बुराई हो। और सब लोग महिलाओं को, बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने का,
और एजुकेशन की महत्ता बताने का, इसी के लिए संघर्ष कर रहे थे और इसमें सफल हो पाए इतने लंबे समय बाद आके। तो मैं सबके योगदान, इवन बहन जी तक के योगदान को भी बहुत अग्रणी पंक्ति में मानता हूँ। मैं किसी के योगदान को कम नहीं मानता, लेकिन जो सपना देखा गया था मान्यवर काशीराम साहब के नेतृत्व, वो तो पूरा नहीं हुआ। तो जो उनके पहरेदार हैं, जो उनके लेफ्टिनेंट है, जो उनके अंदर, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब तक वो सपना पूरा तब तक वो चैन से ना बैठे। और अगर आज वो चैन से बैठ गए हैं तो फिर समाज को तय करना है कि समाज, अगर समाज संरक्षित हो गया है, समाज सशक्त हो गया है, तो फिर तो इस आंदोलन को चैन से बैठ जाना चाहिए। और अगर ये दोनों काम नहीं हुए तो फिर समाज को अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। सामाजिक न्याय की जिस लड़ाई की बात आप कर रहे हैं चंद्रशेखर भाई, लेकिन वो लगता है कि पिछले 2 दशकों में भी माननीय काशीराम जी के जाने के बाद से बहुत कमज़ोर हो गई है, विलासिता आ गई है, लग्जरीनेस आ गई है, और जिन लोगों पर ये जिम्मेदारी थी कि वो समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, वो भटक गए हैं। हर आदमी की एक हिम्मत होती है, एक सीमा पाके हिम्मत जवाब दे जाती है, और शायद वो जवाब ये है कि भाई अब हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे उस तरीके से। जैसे आपने कहा सवाल के शुरू में, ये 2 शब्द हैं, एक सामाजिक न्याय, एक सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक न्याय तो हम लोग संघर्ष करके सरकारों से भी ले सकते हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन तब होगा जब आप सत्ता में आओगे। खास बात, ठीक है। हम लोग सामाजिक न्याय की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग सत्ता में नहीं है। जो जिसकी इतनी संख्या बारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये धरातल पे लागू होना चाहिए। आज किसानों से हम लोग शुरू करते हैं। किसान बड़ी मुश्किल से अपनी फसल को उगाता है, कभी पशु आ जाता है, कभी कोई बीमारी आ जाती है, कभी प्राकृतिक मार हो जाती है, ओला गैर टाइम, फसल पकी हुई ओला पड़ गया, बारिश पड़ गई, हवा आ गई, आंधी, फसल बर्बाद। अब किसान कहाँ जाएगा? तो हर व्यक्ति के संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार पे होनी चाहिए, क्योंकि सबके हिस्से से सरकार टैक्स ले रही। तो जिससे जितना आप ले रहे हो उसको उतना देना आपको चाहिए। यही तो सरकार का काम है। सरकार का काम लूटना थोड़ा ही है। सरकार का काम है जो जनता से आया उसको जनता के लिए लगाना, यही तो सरकार है। लेकिन जो सरकार है उसकी जो चीज़ें दिखाई देती हैं, जो एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है कि वो खास अभिजातीय वर्ग के लोगों को तो लाभ पहुंचाने की ख्वाहिशमंद दिखती है, मगर जो दबे कुचले वंचित और जिन गरीब लोगों की बात आप कर रहे हैं उनके प्रति उतनी गंभीर नहीं दिखती। अगर सरकारें या राजनीतिक दल इस सोच के ना रहे होते तो बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी या कोई भी शोषित दल बनाने की किसी नेता की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, अगर हम सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, सब लोगों के लिए सामाजिक न्याय चाहते हैं, तो हमें अपना प्लेटफार्म बनाना पड़ेगा, जिस प्लेटफार्म के जरिए, जिसकी चाबी हमारे पास हो, हम ये लागू कर सकें। किसी दूसरे प्लेटफार्म पे जाके या किसी दूसरे से उम्मीद करके तो 75 साल में देश के लोग ठगे गए। सरकार चाहे किसी की रही, वो बुनियादी काम नहीं हो पाए जो होना चाहिए। देश की तरक्की की बात हम कर रहे हैं, मगर आप ये सोचो, मेरा शरीर मेरा देश है। हम मैं इस तरह से इसको आकलन करता हूँ, और इसको अलग अलग हिस्सों में वर्ग के हिसाब से हम लोग कर लेते हैं कि जो सोचिए, दोनों पैर मेरे, एक ओबीसी है, एक जनरल है, और ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, ये माइनॉरिटी है। अब आप सोचो, अगर मेरा ये हाथ कमजोर रह गया तो क्या मेरा शरीर परफेक्ट शरीर हो जाएगा? क्या मैं मान लूँ कि ये शरीर मजबूत शरीर है जिसका एक अंग इतना कमजोर हो गया है? या सोचिए, माइनॉरिटी जो है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग आज सरकार के लोग करते हैं कि मुसलमानों को ये कर दो, मुझसे आर्थिक बहिष्कार कर दो। क्या बात है ये आर्थिक बहिष्कार? तुम कौन होते आर्थिक बहिष्कार करने वाले? आर्थिक बहिष्कार कर दो, पाबंदियां लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। इसको कमजोर करके देश कैसे ताकतवर हो जाएगा? कौन सी परिभाषा है आपके पास? देश का एक तबका अगर कमजोर रहेगा, रोटी रोटी के लिए मोहताज रहेगा, तमाम सुविधाओं के लिए मोहताज रहेगा, तो कैसे देश ताकतवर हो जाएगा? फिर आपको छिपाना पड़ेगा ना, ऐसे जैसे आपने G20 में छिपाया। छिपा के काम नहीं चलेगा। इसको बुनियादी रूप से इसमें स्ट्रॉन्ग काम करने की जरूरत है। इस पे एफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है, तब जाके तबका भी बराबरी में खड़ा होगा। इसीलिए उस सोच की जरूरत है जो सोच सरकारों के पास आज नहीं है। चंद्रशेखर भाई, आपसे चूंकि निजी बात हम कर रहे हैं, तो निजी बात यह है कि आप भी एक राजनीतिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी चलाते हैं, और जो पूरी बातचीत आपकी समझ में आती है, पूरे देश की समझ में आती है, देश को देखते हैं, समझते हैं, राजनीतिक लोगों को समझते हैं, तो सभी राजनीतिक दलों के पास में बहुत अथाह पैसा है। ठीक है। और आप बिल्कुल ज़मीनी आदमी हैं, बहुत बड़े परिवार से नहीं आते। आपके परिवार में कोई बहुत बड़े व्यापारी क्यों नहीं आता बड़े परिवार से?
क्या भाई गरीब यहाँ बड़े नहीं होते हैं? उनके पास भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। पैसे से आदमी बड़ा होता है क्या? पैसा तो चोर पे भी हो सकता है, चोरी करके पैसा इकट्ठा कर सकता है, धोखा देके पैसा इकट्ठा कर सकता है, तो क्या वो बड़ा हो जाएगा? समाज आपके मदद कर रहा है? हाँ, कर रहा है। आज जो कुछ मेरे पास है, मैंने कोई घर से जमीन बेच के नहीं लगाया, सब समाज का दिया हुआ। हर चीज का संरक्षण समाज ने किया है। और मैं इस बात को नकार देता हूँ जब ये कहते हैं कि समाज साथ नहीं देता। देखिए, समाज लंबे समय तक ठगा गया है। जिस पे भरोसा किया उसने ठग लिया, जिस पे भरोसा किया उसने ठग लिया। तो समाज में ना, समाज में भी चिंता, हमारे कहावत है यूपी में, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो उनको विश्वास करने में एक लंबा समय लगता है। अभी आप कितने साल के हैं? पर्सनल सवाल है। 38। तो अभी तो ईश्वर से प्रार्थना है कि आप शतायु हो, लंबा जीवन है, और लोग कहते हैं कि आप एक दिन उत्तर प्रदेश के सीएम भी बन सकते हैं। मैं सीएम की लड़ाई सोच के कभी आया नहीं सामने। पीएम की लड़ाई। हाँ, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जिस दिन हमारा राजनीतिक दल इतना ताकतवर हो जाएगा तब हम इस बारे में सोचें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने अपनी बातचीत के बीच में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि उस वर्ग की बातें अच्छे से सुनी जाती है जिस वर्ग के पास अच्छा प्रतिनिधित्व होता है। हाँ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं तो इसीलिए असद भाई जागरूक करना हूँ, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र क्या है इसको भी समझना पड़ेगा दर्शकों को। लोकतंत्र है बहुमत का शासन, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। पहले राजतंत्र था, एक दूसरे की सेना एक दूसरे के साथ भिड़ती थी, युद्ध होते थे, हजारों हजार लोग मर जाते थे। इधर घोड़े पे होते थे, इधर हाथी पे होते थे, ऊंट पे होते थे, तलवारें चलती थी, बंदूकें, तोप चलती थी, तमाम तरह के षड्यंत्र होते थे, इसका सहयोग लो उसका सहयोग, तब जाके राज व्यवस्था बदलती थी। जो हार गया उस पर दूसरे राजा ने कब्जा कर। अब क्या है? अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिनका वोट होगा और अपने वोट का सही प्रयोग करेंगे उनका राज आ जाएगा। और उसके लिए कोई तलवार नहीं चलानी, कोई भाला नहीं चलाना है। उसके लिए पहले बैलेट पेपर में मोहर लगानी थी, ईवीएम का बटन दबाना है। हालांकि कई बार मैं ईवीएम से बहुत सारे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं चाहता हूँ लोगों के मत का सम्मान होना चाहिए और उनके मन में विश्वास होना चाहिए कि मेरे मत का दुरुपयोग नहीं हुआ। इसलिए वीवीपैट जब का फॉर्मूला आया, और वीवीपैट में भी हर एक मत पर्ची की गिनती जो है ना वो होनी चाहिए, तभी जाके फिर इलेक्शन होगा। तो अब राज व्यवस्था बदलने के लिए सिर्फ ये करना है, बटन दबाना है, तो बदल जाएगी। इसके लिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना है, क्योंकि लोग अभी अपनी वोट की वैल्यू नहीं समझ पाए। इसको मैं इस तरह से बताता हूँ कि भारत में जब हम केंद्र की सत्ता चुनते हैं तो 58-60% पोलिंग होता है, तो ये बहुत बड़ा मैक्सिमम पोलिंग माना जाता है। और 34 या 35% वोट शेयर लेके एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार दल बना लेते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ इस कड़ी में हमें को ये देखना चाहिए कि 34-35% लेके आपने एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनाई, देश की सत्ता अपने हाथ में ले ली, लेकिन उससे ज्यादा % लोगों ने तो वोट नहीं किया। 40% लोग तो वोट नहीं करे। इसका मतलब वो वोट की वैल्यू नहीं समझ पाए। ये वो लोग हैं कौन? जो राज कर रहा है उसको तो वोट की वैल्यू पता है, ये हमारे लोग हैं। मगर हमें गुमराह करने के लिए कहा था कि भाई ये लोग तो बहुत वोट करते हैं, तो बहुत वोट करते हैं। सच ये है, हमारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि उनकी वोट है या कट गई है। ना उनका नेता कभी बताता, ना उनका नेता इस तरह की जानकारी देता, ना उनका नेता उनको तैयार करता। हम तो वोट के रूप में भी यहाँ हथियार के रूप में दुश्मन के हाथों यूज हो रहे हैं। तो हमारा काम ये है कि समाज को हम उस तरह से तैयार करें कि अपनी वोट की शक्ति का प्रयोग अपनी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए और अपनी तरक्की के लिए करे। और ये समय आएगा, आप देख लेना कितनी बार ठगा जाएगा आदमी। आजमाए हुए को बार बार आजमाना यानी कि दोबारा धोखा खाना। बहुत जल्द लोगों को समझ आएगा, लोग धोखे से बाहर निकलेंगे, आप देखना। चंद्रशेखर भाई, ये चूंकि आपका व्यक्तित्व है, हम आपको समझने की कोशिश कर रही थे, और राजनीतिक चीज़ें, सामाजिक चीज़ें चूंकि आपके व्यक्तित्व में इस समय बहुत अधिक आ चुकी हैं, फिर भी हम आपको थोड़ा हल्की बात हम करेंगे। अब ये बताइए कि आपके आम लोगों की तरह क्या आपके जीवन में फिल्में, खेल कूद, इसकी कोई जगह रही है? बहुत खेला हूँ मैं तो। इतनी जानकारी जो है वो खेलने के बाद आम लोगों की जिंदगी से अलग बातें हैं ना। ये मिडिल क्लास फैमिली में ये सब चीजें कॉमन है। मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ। आज भी मैं क्रिकेट के उद्घाटन में गया था, ना होने के बाद, और जाते मुझे क्रिकेट देखते मुझे जुनून सवार हो जाता। वो तो हर क्रिकेटर की बात है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई बल्ला मुझे भी दे दो उद्घाटन के बाद। ठीक। तो मैंने वहाँ 1-2 ओवर खेले भी, और बहुत गर्मी हो रही थी, तो मैं बहुत क्रिकेट खेला। और मैं यहाँ से कॉलेज की तरफ से भी मंडल तक खेलने के लिए गया। लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा कि बहुत गैर बराबरी है। जिन लोगों के हाथ में ताकत है वो किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो आज अगर हम पे काबिलियत असीम ना होती तो सूर्य कुमार यादव, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव,
ऐसे नौजवान जगह नहीं बना पाते अगर आज उनके उधर पॉलिटिकल पावर नहीं खड़ी होती, समाज में तक चेतना ना होती और सोशल मीडिया का युग ना होता। आज जब T20 आ गया है, गली 10 क्रिकेट आ गया, तो प्रतिभा दिखती है। आप कितना उनको रोकोगे, कितना कोशिश करोगे कि आप उनको रोक दो, लेकिन आज आती है। एक क्रिकेटर है सरफराज खान, बहुत दिन से लंबे संघर्ष कर रहे हैं और आपने सुना वो बार बार कहते, इतने रन बनाने के बाद कहते हैं कि बताइए भाई, उनको कहा गया कि वो मोटे हैं तो उनका जवाब बड़ा अच्छा था। कहा कि मुझसे मॉडलिंग थोड़ा ही करानी है, मुझे मॉडलिंग थोड़ा ही करानी है, मुझे क्रिकेट खेलना है। हमने इमाम उलग को देखा खेलते हुए, और एक वहाँ के वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, कौन है वो? बहुत कॉनवे कुछ है उनका नाम, 134 किलो के खिलाड़ी हैं। नहीं और उससे ज्यादा भारी है, बहुत ताकतवर खिलाड़ी, अच्छा खेलते हैं। तो देखो उनको टीम में जगह मिली। खेल में भी, हाँ खेल में जातिवाद सबसे ज्यादा है। आपने इस तरह से आप वो नहीं कर सकते। तो ये मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत क्रिकेट खेला, लंबे समय खेला, अभी बीच बीच में हाथ आजमा लेता हूँ, लेकिन अब समय नहीं है। मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन गेंद के ऊपर निकाल लेता हूँ अक्सर। और फिल्मों का आजकल बहुत चर्चा हो रही है। फिल्में नहीं देखता हूँ। आपने आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी? आखिरी फिल्म जय भीम। जय भीम देखी। हाँ, वो मूवी डॉक्यूमेंट्री जो उस तरह के मतलब घटनाओं को रिप्रेजेंट करती हो, कुछ सच्ची घटनाओं पे वो हो, उनको देखने का एक अपना क्रेज होता है, रियलिटी बेस्ड। हाँ, मैंने देखी जय भीम, एक नहीं कई बार देखी। और क्योंकि जो अन्याय उसमें हुआ है, दिखाया गया, वो सच है, ऐसा होता है और ये फैक्ट है। उस अन्याय को देख के मैं भावुक हो जाता हूँ पिक्चर देखते हुए, लेकिन मैं उससे ना उस दर्द को मैं यहाँ समाता हूँ कि इन लोगों की तकलीफ कम होनी चाहिए और इसके लिए मेरे जैसे लोग की जरूरत है। और मैं आपको आज कह रहा हूँ, जिस दिन मेरे जैसा व्यक्ति सदन में होगा, जिन घटनाओं को घटनाएं नहीं समझा गया, जिन इश्यू को इशू नहीं समझा गया, जिन समस्याओं को समस्या नहीं समझा गया, उन सब पे बात करनी पड़ेगी सरकारों को। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, नहीं जाता था कोई किसी पीड़ित के घर, ये भीम आर्मी ने शुरू करवाया कि पीड़ित के घर जाते हैं दौड़ दौड़े कि भाई हम आपके साथ हैं, वरना नेता वहीं फ़ोन पे बात कर ले, बहुत बड़ी बात है, या नेता कहीं अखबार में कुछ कह दे, वही बहुत बड़ी बात। हमने ट्रेंड बदल दिया है। कई इशू तो आप ही ने बड़े किए। हाँ, हाथरस वाला तो जाना पड़ा नहीं पड़ा बड़े बड़े नेताओं को, इसीलिए जाना। अब ये हमने ट्रेंड बना दिया, क्योंकि हम जाते हैं ना तो लोगों को लगता है अरे वो लोग चंद्रशेखर के साथ ना खड़े तो भागो भागो हम भी चलते हैं। ये कंपटीशन खड़ा किया हमने, वरना जाता नहीं था, कोई सुनता नहीं था। और इससे होता क्या है, असल क्या होता है, इससे फायदा होता है उस विक्टिम का, उसकी आवाज़ मजबूत होती है, उसकी आवाज़ बड़े पैमाने पर उठती है, मीडिया का सपोर्ट मिलता है, सरकार पर दबाव मिलता है और नया आसान होता है। सब घटनाओं में नेता नहीं जा सकते, लेकिन भीम आर्मी एक बहुत बड़ा परिवार है, तत्काल जाता है कुछ ही घंटों के अंदर। और ये हमने संघर्ष करके, हमारे सब साथियों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोगों ने मिलकर संघर्ष करके ये हमने तैयार किया है, मेहनत की है इसके लिए, उसकी कीमत भी चुकाई है। कई ऐसे साथी हैं, हजारों लोगों पे मुकदमे हो गए, जिनकी जान चलेगी। मुकदमे तो देखो सर, मुकदमे क्या है भाई, आप सरकार नहीं चाहती कि किसी अपराधी को सजा मिले या उसकी गिरफ्तारी हो। अब भीम आर्मी के लोग जाके आंदोलन करेंगे, उनको रोकने के लिए सरकार उन पे सारे पुलिस लाठीचार्ज करे, झूठे मुकदमे। ये तो पुलिस का काम है ना मुकदमे लिखना, हमारी सरकार आएगी सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। लेकिन एक बड़ा झूठ हमारे कुछ साथी बोलते हैं कि बहुत सारे लोग जेलों में हैं। मैं तो नहीं मानता कि 10 लोग भी पूरे देश के अंदर जेल में होंगे, जो जेल में जाएगा वो बाहर भी आएगा। देखो, जिनकी सफलता रोकी न जाए उनके खिलाफ साजिश की जा सकती है। आज मेरे खिलाफ कुछ दलों पे यही साजिश है कि वो इस तरह के आरोप लगाते हैं, भाई वो तो झूठे मुकदमे लगाते हैं। भाई मैं कौन हूँ मुकदमे लगाने वाला? क्या तो समाज की लड़ाई लड़ना बंद कर दो। आप बताओ, नया आसान है क्या? हाथरस का नया आसान था क्या? कैसे मिला? वो संघर्ष करके मिला, मुकदमा तो उसमें भी लिखा गया। तो जिनको नहीं कुछ करना वो तो इस तरह की बातें करते रहेंगे, और जिनको करना है वो तो करेंगे। आप बताओ, किसानों पे 4 किसानों की हत्या कर दी वहां पर लखीमपुर खीरी में, मैं वहां 7 घंटे मोटरसाइकिल चला गया। वो लड़ाई आसान थी क्या? छिप के रास्ते से गए, हाँ, वो आसान थी क्या? पुलिस रोक रही थी जाने से, और ऐसी जगह से निकल गया। जब बाद में आया तो उस सीओ ने मुझे बताया कि अध्यक्ष जी, इस तरफ तो ये वो है नहर, और इस तरफ ये पूरा जंगल है, नेपाल बॉर्डर, और यहाँ ये चीते वीते ऐसे ही घूमते रहते, गुलदार को उठा ले जाता आपको, और मोटरसाइकिल पे गए यहाँ। चीते तो आप खुद ही हैं। मैं तो इंसान हूँ यार, मैं तो जानता हूँ। आजकल ट्रेंड चलता है ना। देखो, वो मैं फिर उसको भी नकारता हूँ। उनका काम है अपने से कमजोर को मार के खाना, और मेरा काम है अपने से कमजोर की आवाज उठाना। गुड। तो इसलिए इंसान में जानवर में यही फर्क है कि इंसान
को कुदरत ने दिमाग दिया सोचने के लिए, वो अपने अलावा दूसरे का भी सोच सकता है। पशु शायद दूसरे के बारे में नहीं सोचता, इतना दिमाग उसको कुदरत ने नहीं दिया, तभी तो पशु है। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर भाई आपका। और अब एक आखिरी बात आप हमको कह दीजिए कि इतनी सारी चीज़ें तो वो सभी प्रेरित करने वाली हैं और नौजवानों को बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, लेकिन आपका अपना पर्सनल क्या मैसेज है? देखिए, मेरा संदेश अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग संदेश है। जैसे जो लोग पढ़ रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छी पढ़ाई करें, इतनी अच्छी पढ़ाई करें, अपने आप को उस फील्ड में इतना मास्टर बनाएं कि हर व्यक्ति की जरूरत बन जाए आप लोग। जो लोग खेल कूद में, वो लोग खेल कूद में अपना 100% दें। जो राजनीति में 100% दें, और जो सामाजिक काम करें वो सामाजिक काम में अपना 100%। लेकिन सब लोग अपना एक लक्ष्य बनाएं। जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक रास्ता नहीं मिलेगा।